संवत्सर चक्र, ऋतु चक्र, ये क्या है, इस पर विचार करेंगे। ये ज्योतिष से संबंधित विषय है, लेकिन ये जो संवत्सर चक्र है, ऋतु चक्र है, इसी के आधार पर आयुर्वेद में ऋतुचर्या बताई गई। मित्रों नमस्कार। इन दिनों आप जानते ही हैं कि हम ग्रीष्म ऋतु में प्रवेश कर रहे हैं और हर ऋतु की तरह से इस ऋतु में भी अपने शरीर का, अपने अपनों का हम किस तरह से ख्याल रखें और आयुर्वेद इस मामले में हमारी कैसी मदद कर सकता है। तो ये बहुत ही एक रोचक और ज़रूरी विषय है और इस विषय में हम गुरुदेव के साथ, आचार्य श्री बसंत कुमार जी के साथ इस पूरे विषय में प्रवेश कर रहे हैं और उन्होंने बहुत ही उदारता के साथ हमें इस विषय में पूरी जानकारी दी है। तो इस विषय के अंदर जो असल एक तरह से कहें हमारी जो मोटी मोटी जिज्ञासाएं रहती हैं, उन तक आने से पहले इस पूरे विषय का एक वो सैद्धांतिक पक्ष हमारे सामने रखेंगे ताकि अपने आप से भी हम इस विषय में निर्णय ले सकें, अपनी दिनचर्या को सुधार सकें और अंत में जाकर जब ये बातचीत पूरी होती है तो हमें लगेगा कि इस मौसम की, इस ऋतु की एक बेहतर समझ हमारे पास है और ऐसे कितने छोटे छोटे उपाय हैं जिससे हमारे जीवन की गुणवत्ता बढ़ सकती है, हम बीमारियों से बचे रह सकते हैं और इस जीवन का सच में आनंद ले सकते हैं। ओम या सृष्टि सृष्टुराद्या वहति विधिहुतं या हविर्या च होत्रिः ये द्वे कालं विधत्तः श्रुति विषय गुणा या स्थिता व्याप्य विश्वं यामाहुः सर्वबीज प्रकृतितया प्राणिनः प्राणवन्तः प्रत्यक्षाभिप्रपन्नः तनुभिरवतु वः ताभिरष्टाभिरीशः। सभ्य सामाजिक गण, आज हम संवत्सर चक्र, ऋतु चक्र, ये क्या है, इस पर विचार करेंगे। ये ज्योतिष से संबंधित विषय है, लेकिन ये जो संवत्सर चक्र है, ऋतु चक्र है, इसी के आधार पर आयुर्वेद में ऋतुचर्या बताई गई। ज्योतिष के बिना आयुर्वेद एक कदम भी आगे नहीं चल सकता। तो जब हमें संवत्सर चक्र, ऋतु चक्र समझ में आ जाएगा, उसके बाद आयुर्वेद में जो ऋतुचर्याएँ हैं वो कैसी हैं, क्यों बदलती हैं, उसका मनुष्य पर, वनस्पति जगत पर कैसे प्रभाव पड़ता है, वो मौलिक सिद्धांत पहले हम विचार करेंगे। तो देखिए, ये जो मैंने श्लोक बोला कालिदास का अभिज्ञान शाकुंतल का श्लोक है, इसमें लिखा ये द्वे कालम विधत्ता। काल का जो विधान करते हैं दो, कौन, सूर्य और चंद्रमा। तो सामान्यतया हम भारतवासी जो भारतीय संस्कृति को मानते हैं वो अपना जो संवत्सर चक्र चलाते हैं, ऋतु चक्र है, उसके बाद मास है, उसके बाद पक्ष हैं, तिथियां हैं, ये जो काल के विभाजन है और उसके अनुसार जो हमारी चर्या है, व्रत उपवास हैं, पर्व हैं, जो चलाते हैं, दैनिक चर्या है, ये सूर्य और चंद्र, इनकी जो गति है उसको आधार मानकर हम अपने क्रियाकलाप करते हैं। तो आयुर्वेद में भी, अभी इसकी मैं चर्चा करूँगा, इसकी बहुत बड़ी महत्ता है कि जितना भी ये प्राणी जगत है जिसमें मनुष्य, पशु, पक्षी आदि और वनस्पति जितने भी हैं, वो सारे के सारे इसी पर आश्रित हैं, सूर्य और चंद्र पर। तो देखिए क्या कहते हैं भगवान धन्वंतरी, जिनका जो लेखन हुआ उसको बाद में सुश्रुत संहिता कहा, सुश्रुत आचार्य ने उसको और व्यवस्थित कर दिया। वो ऋतु चक्र को, संवत्सर चक्र को कहाँ से आरंभ करते हैं। जैसे अभी पीछे ही कुछ लोगों ने व्याख्यान कराने की
इच्छा व्यक्त की कि डॉक्टर साहब 9 संवत बताइए। मैं कहा 9 संवत एक नहीं है, 9 संवत कई हैं, यानी जितने संवत उतने नए, उनके अलग अलग आधार, अलग अलग कारण हैं। तो यहाँ हम आयुर्वेद की दृष्टि से विचार कर रहे हैं। तो आयुर्वेद के आचार्य धन्वंतरी वो क्या कहते हैं, तत्र माघादयो 12 मासा, माघ है आदि में जिसके, वो 12 मास हैं। सामान्यतया आप लोगों को देखोगे ज्योतिष में या कर्मकांड में क्या कहते हैं, चैत्र वैशाख, चैत्र से आरंभ करते हैं। तो वो अलग है, कभी ज्योतिष का विषय आएगा जब उस पर अलग से बताऊंगा, आज आयुर्वेद की दृष्टि से बता रहा हूँ। तो धन्वंतरी कहते हैं तत्र माघ आदय 12 मासा, 12 महीने होते हैं कहते हैं संवत्सर में। माघ उनका आदि मास है, पहला मास है। इसका बाद क्या हुआ, माघ, फाल्गुन, चैत्र, वैशाख, ऐसे ये सारे महीने, ठीक है ना जी, ऐसा वो कहते हैं। अब इसका आधार क्या है माघ का, माघ मास उत्तरायण का पहला मास है। जिस दिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है, उस बिंदु पर आता है, जिसे हम मकर संक्रांति कहते हैं, उस दिन से सूर्य मकर राशि में संक्रमित होता है, उस दिन से माघ मास का आरंभ हो जाता। उसमें भी सूर्य की दृष्टि से 2 गणनाएं हैं, एक सायन पद्धति, एक निरयन पद्धति। ज्योतिष में विस्तार से बताऊंगा इसको, लेकिन सायन पद्धति के अनुसार, सायन पद्धति के अनुसार सूर्य जो है वो मकर राशि में 22 और 21 की जो रात है, यानी लगभग 3 बजे के आसपास, 22 होने से पहले 21 की जो रात्रि बीती, जो हम प्रातःकाल जो ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं 3 साढ़े 3 बजे, उस समय इस बार सूर्य उत्तरायण हुआ था। अंग्रेजी की दृष्टि से जानना चाहें तो उस दिन से माघ मास का आरंभ हो गया था। ये सौर मास कहलाते हैं। कौन मास कहलाते हैं? सौर, सूर्य के मास, सूर्य की गणना के अनुसार। चंद्रमा की गणना के अनुसार अलग गिनती होती है। तो मकर संक्रांति उस दिन मनानी चाहिए। मैं अपनी परिषद की तरफ से मकर संक्रांति का यज्ञ 22 तारीख को ही करता हूँ वर्षों से, जब से मैंने ये अध्ययन किया। और जो है वो रूढ़ी चल रही है, वो ठीक नहीं है जो 14 जनवरी को मनाते हैं, वो निरयन पद्धति है, उसका आधार भिन्न है। लेकिन सूर्य तो मकर राशि में उस दिन आ जाता है और उसी दिन होना चाहिए। तो ये कहा। अब आगे लिखते हैं धन्वंतरी, द्विमासिकम ऋतु कृत्वा षड ऋतुओ भवन्ति। द्विमासिकम ऋतु, 2 महीने की एक ऋतु है। जब ऐसा हम करेंगे तो एक संवत्सर में कितनी ऋतु हुई? षड ऋतु, 6 ऋतुएं होती। ठीक है जी। तो अब इस संवत्सर चक्र में 6 ऋतुएं होगी। वो कहते हैं कि जैसे शिशिर, तो पहली ऋतु क्या है वहाँ कौन सी है? वसंत मानी जाती है, चैत्र वैशाख। और यहाँ क्या है? शिशिर, शिशिर, वसंत और ग्रीष्म। उसके बाद वर्षा, शरद और हेमंत। ये 6 ऋतुएं हैं। ठीक हो गया? क्रम से ये चलती है। इनका आधार क्या है? अब कहते हैं द्वे अयने, 2 अयन होते हैं, उत्तरायण और दक्षिणायन। तो उत्तरायण की दृष्टि से सूर्य जिस दिन उत्तर की तरफ अयनवानी गमन आरंभ करता है, उस दिन पहले दिन 22 दिसंबर या सौर गणना के अनुसार जिस दिन सूर्य मकर राशि में आ गया, वो सौर गणना का क्या है? संवत्सर का पहला दिन है। और वो पहली ऋतु शिशिर ऋतु है। तो उत्तरायण में 2 अयन हैं, यानी कितने हो गए? 12 मास में 6 महीने, और 2 महीने की एक ऋतु, अर्थात उत्तरायण की 3 ऋतुएं हुई। उत्तरायण की कौन सी भी? 3। शिशिर ऋतु पहली, वसंत और ग्रीष्म, ये 3 ऋतुएं उत्तरायण की हैं। जब 21 जून सूर्य कर्क राशि में आ जाएगा सायन पद्धति के अनुसार,
और वही यथार्थ है। नैरयन पद्धति जो है वो तो आज से 1450 साल पहले उस समय सूर्य 14 जनवरी जिसे आप कहते हैं उस दिन होता था। इतना अंतर आ गया, 60 साल में लगभग एक दिन का अंतर आ जाता है। सूर्य जब परिक्रमा कर रहा है, हम ये मान रहे हैं ना, वैसे तो पृथ्वी परिक्रमा कर रही है किसकी, लेकिन हम लोग व्यवहार में देखते हैं ना, सूर्य उदय हो रहा है, इतना ऊपर आ गया, ढल गया, अस्त हो गया, ये हमें बढ़िया समझ में आता है, लोक व्यवहार से बढ़िया चलता है। तो उस दृष्टि से हम क्या कहते हैं कि भाई पृथ्वी घूम रही है। तो पृथ्वी जो है घूमने की बजाय क्या हुआ, सूर्य घूम रहा है, ऐसा हम कह देते हैं, है विपरीत। तो सूर्य जो है वो जो संपात हैं, जिन्हें कर्क रेखा और मकर रेखा कहते हैं या भूमध्य रेखा कहते हैं, उन पर गत वर्ष जिस दिन था उससे कुछ समय पहले ही आ जाता है हर वर्ष। और ऐसे ही धीरे धीरे अंतर होता होता लगभग 60 साल में एक दिन का अंतर हो जाता है, और वो इतना अंतर हो चुका है। तो आज यहाँ हो चुका है। तो चलिए, ज्योतिष का लंबा विषय हो रहा है, तो मैं ये बताना चाहता था 2 अयन हैं। क्या है? 2 अयन है, एक उत्तरायण एक दक्षिणायन। तो उत्तरायण का जो पहला दिन है वो सूर्य के 9 संवत का पहला दिन है। शिशिर ऋतु का पहला मास कौन सा? माघ मास, उसका पहला दिन। तो माघ और फाल्गुन शिशिर ऋतु, ठीक हो गया। चैत्र और वैशाख वसंत ऋतु, ज्येष्ठ और आषाढ़ ग्रीष्म ऋतु। ये 2 अयन है। उसके बाद अब ये जो अयन है इसके बारे में मैं बता दूं, क्योंकि सिद्धांत तभी समझ में आएंगे ऋतुओं के। ये 3 उत्तरायण की ऋतुएं हैं, बची हुई जो 3 हैं वो दक्षिणायन की हैं, वर्षा, शरद और हेमंत। चलिए, तो उत्तरायण क्या है, उसमें ये ऋतुएं। इन ऋतुओं में भगवान सूर्य, भगवान अर्कः ऐसा प्रयोग करते, आप्यायते। उत्तरायण का देवता कौन है? सूर्य। इन 3 ऋतुओं में उत्तरायण में भगवान सूर्य आप्यायते, वो बलशाली होते हैं। अब हम मकर संक्रांति मनाते हैं, उस दिन से सूर्य क्या होता है? शक्तिशाली होने लग जाता है कि नहीं? सूर्य की किरणें बलशाली होने लग जाती हैं। मैं उत्तरी गोलार्ध की बात कर रहा हूँ, दक्षिणी गोलार्ध अलग है, क्योंकि ये सारा चिंतन भारत के लोगों का है और भारत के लोग उत्तरी गोलार्ध में हैं, ठीक है कि नहीं? तो उस दृष्टि से, तो उत्तरी गोलार्ध की दृष्टि से सूर्य उत्तरायण होता है, तो भारत में या उत्तरी गोलार्ध में भगवान सूर्य आप्यायते, ऐसा भगवान धन्वंतरी लिखते हैं सुश्रुत में, कि वो आप्यायित होता है, शक्तिशाली बलशाली हो जाता है, उसकी शक्ति बढ़ जाती है। उसकी तो वैसे ही है, लेकिन हम अपने अनुभव की दृष्टि से ऐसा कहते हैं कि उस दिन के बाद हम सूर्य, देखो आज कितने दिन हो गए अप्रैल में, तो 22 को जो था, 23 दिसंबर को जो सूर्य था, आज के बाद कितना बलशाली हो गया, और 21 जून तक कितना बलशाली होगा। 21 जून को क्या स्थिति आ जाएगी उत्तरी गोलार्ध में? क्या स्थिति? हिमालय में आग लग जाती है, आपको याद हो, पतझड़ होगी, पत्ते गिर रहे हैं, बांस हिलेंगे, अग्नि चिंगारियाँ गिरेंगी, वहाँ हिरण आदि और पशु घूमेंगे, पत्थर गिरेंगे पहाड़ से एक दूसरे टकरा करके, चिंगारी हुई और आग लग जाएगी पत्तों में, और वो बुझती नहीं है, वहाँ तो दमकल नहीं जा सकती, कुछ नहीं। सूर्य इतना बलशाली हो जाता है, सब जगह देखिए लूज लग जाएगी, बुरा हाल हो जाएगा, बाहर निकल नहीं पाएंगे लोग। 21 जून की स्थिति आ जाएगी, उस दिन कर्क रेखा में चला जाएगा। उसके बाद धीरे धीरे क्या हो जाएगा, 22 जून से सूर्य का बल न्यून हो जाएगा, और 21 दिसंबर को न्यूनतम होगा। किसका? सूर्य का बल। तो ये बताना चाहते हैं। ये सिद्धांत जिनको समझ में आ गया, उनको आगे ऋतुचर्या समझ में आएगी। फिर जो मैं उदाहरण दूंगा, बताऊंगा, उतने मात्र से बात नहीं होगी। जब आपको सिद्धांत समझ में आ गया कि 2 और 2 4 होते हैं, तो 2 केले और 2 सेव 4 होंगे, 2 आलू और 2 लोकाट भी 4 ही होंगे। 2 और 2 4 समझ में आ जाने चाहिए, नाम बदल दो कोई बात नहीं। तो ये वही सिद्धांत है, मूल सिद्धांत समझ में आ गया
तो उसके बाद फिर ऋतुचर्या समझ में आ जाएगी आयुर्वेद की। तो यानी उत्तरायण में भगवान सूर्य धीरे धीरे बलवान होता है, शिशिर ऋतु में कम, शिशिर में भी माघ मास में कम, फाल्गुन में और बलशाली, चैत्र में और बलशाली, वसंत ऋतु में, वैशाख में और बलशाली हो जाएगा, फिर ग्रीष्म ऋतु आ जाएगी, ज्येष्ठ में और बलशाली, और आषाढ़ में पूर्ण बल पर होगा कौन? भगवान सूर्य। उसका फिर सब पे प्रभाव होगा। कैसा होगा ये बता देता हूँ। ये कहा उससे क्या प्रभाव होगा सूर्य से? कहते हैं कि अनेन, इससे तिक्त कषाय कटुक रसा बलवंतो भवंती। इससे कौन? आयुर्वेद में 6 रस हैं, मधुर, अम्ल, लवण। ये जो है कफ की वृद्धि करते हैं। कटु, तिक्त और कषाय ये किसकी वृद्धि करते हैं? कटु, तिक्त और कषाय। समझ गए कि नहीं? ये रूक्ष हैं, ये कफ को शांत करते हैं, कम करते हैं। तो ये कहते हैं कि तिक्त, कषाय, कटुका रसाः, शिशिर ऋतु में तिक्त रस होता है प्रकृति के 100 पदार्थों में, जल में, औषधियों में, वनस्पतियों में, और वसंत ऋतु में कषाय रस होता है, और ग्रीष्म ऋतु में कटुक रस होता है। तो जब रस सिद्धांत समझ में आ जाएगा, अर्थात तिक्त रस क्या करता है? कफ को क्षीण करता है, कटुक रस क्या करता है? क्षीण करता है, और कषाय रस क्या करता है? क्षीण करता है। आगे बात समझ में? अर्थात धीरे धीरे जून तक, ग्रीष्म ऋतु के अंत तक हमारे शरीर में कफ किसे कहते हैं? जलीय अंश, धातुओं की तरलता, धातुओं का भरा होना, वो कफ कहलाता है। ठीक है। और पित्त किसे कहते हैं? अग्नि तत्व को कहते हैं। और वायु रुक्षता का नाम है। मोटे रूप से समझा दिया, आगे और समझा देंगे। ठीक है। तो उत्तरायण में कफ धीरे धीरे शरीर की जो धातु है, जो शरीर को धारण करती है, जिसके कारण हमारी वृद्धि हुई है, बच्चे उनमें सबसे ज़्यादा कफ होता है। हम जो होते हैं बच्चे, उस समय कफ होता है। यौवन में हमारे अंदर पित्त, अग्नि तत्व बहुत ज़्यादा होता है, और वृद्धावस्था में वायु की प्रधानता। उस समय आप देखो टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, शरीर की धातुएं क्षीण हो जाती। तो ये सिद्धांत समझ में आना चाहिए कि उत्तरायण के समय में सूर्य क्या होगा? धीरे धीरे बढ़ेगा। पहली जो ऋतु है शिशिर में, उसमें तिक्त रस प्रधान होगा, दूसरी वसंत ऋतु में कषाय रस, और उसके बाद कटुक रस किसे कहते हैं? मिर्च का जो स्वाद है उसको कटुक रस कहते हैं। कषाय तो समझ गए, कसैला, जैसे कच्चा आम का पत्ता खा लीजिए, अमरूद का, तो कसैला होता है ऐसा। और तिक्त नीम को कहते हैं, नीम का जो रस है। ये ऐसे होते हैं। ये मोटी बात आ गई समझ में। अब हम करते हैं दक्षिणायन। दक्षिणायन जो है, अच्छा, उसका लाभ क्या होगा? उत्तरोत्तरम सर्व प्राणिनाम बलम हीयते। ये बात तो मैं बोल चुका, लेकिन आचार्य की भाषा में बता दूं। धीरे धीरे, उत्तरोत्तर का मतलब क्या है? माघ, फाल्गुन, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, शिशिर, वसंत और ग्रीष्म, इस ऋतुओं में धीरे धीरे प्राणी नाम, सभी प्राणियों की, लता वनस्पतियों की, सब का बलम अपचीयते, क्षीण होता है। कब सूखेगा तो बल कम होगा। ये मोटा सा सिद्धांत समझ में आना चाहिए। उसके बाद ऋतु चक्र समझ में आ जाएगा, आहार विहार समझ में आ जाएगा, ऋतुचर्या। अब दक्षिणायन, दक्षिणायन में बताई वर्षा, शरद और हेमंत, ये ऋतुएं हैं। उनमें क्या होता है? एसु भगवान सोमः आप्यते। इन ऋतुओं में भगवान चंद्रमा क्या होते हैं? आप्यते, वो बलशाली होते हैं। वर्षा ऋतु में आरंभ हो जाएगा 22 जून से ही, ठीक है जी। और उसके बाद 21 दिसंबर तक पूर्ण बलशाली हो जाएगा भगवान सूर्य। तो ना भगवान सोम, चंद्रमा क्या करता है? हमारे शरीर में कफ की वृद्धि करता है। और सूर्य क्या करता है? हमारे रस, रक्त आदि धातुओं, कफों को धीरे धीरे सुखाता रहता है, जलीय अंश को खींच लेता है। अब देखो सब रुक्ष हो जाएंगे, हर चीज़ रुक्ष हो जाएगी। और चंद्रमा क्या करेगा फिर? वो जो रूखापन है, रुक्षता है, उसको धीरे धीरे भरेगा। उसमें कौन से रस पैदा होंगे? अम्ल, लवण, मधुर रसा जायन्ते। अम्ल, लवण और मधुर रस, यानी जो दक्षिणायन है उसमें
वर्षा, शरद और हेमंत 3 ऋतुएं हैं, 6 वो महीने हैं। ठीक है, श्रावण, भादो, आश्विन, कार्तिक और माघशीर्ष और पौष। ठीक है जी, तो ये हैं विषय। तो उनमें क्या होता है कि अम्ल, लवण और मधुर रस इनकी वृद्धि होती है। वर्षा ऋतु में अम्ल रस की वृद्धि होती है। अगली जो ऋतु है उसमें किसकी होगी? लवण रस की, शरद ऋतु में। और अगली जो ऋतु है शरद के बाद हेमंत, उसमें मधुर रस की वृद्धि होगी। अर्थात ये तीनों रस शरीर में कफ की वृद्धि करते हैं। भगवान चंद्रमा क्या करता है? शरीर में रक्त आदि धातुओं को पुष्ट करता है, उनकी वृद्धि करता है। और सूर्य उसको क्या करता है? सुखाता है। ये मोटा सा सिद्धांत मैंने बताया। तो आज का ये व्याख्यान हम जो है यहीं समाप्त करते हैं। आगे ये जो आयुर्वेद में ऋतु चक्र है, ये कैसे आचार्यों ने बताया है और उस पर हम कैसे आचरण करें, उस पर विचार करेंगे। ओम शांति शांति शांति।